हेलो दोस्तों, मैं जाकिर हुसैन आपकी जेडएस क्लास में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम अध्ययन करेंगे सीडीपी में अभिप्रेरणा एवं अधिगम। अभिप्रेरणा एवं अधिगम। एवं अधिगम। लर्निंग एंड मोटिवेशन। लर्निंग एंड मोटिवेशन। दोस्तों, सबसे पहली बात तो हम जानेंगे कि अभिप्रेरणा क्या है। मोटिवेशन। देखिए दोस्तों, अभिप्रेरणा का मतलब क्या होता है मोटिवेशन का, कि किसी कार्य को करने के लिए क्या करना, प्रेरित करना। किसी कार्य को करने के लिए प्रेरित करना। जब हमें किसी कार्य को करने के लिए किसी चीज से क्या होती है, बार बार प्रेरित होते हैं, बार बार हमें प्रेरणा मिलती है, उसी को तो हम क्या करते हैं, अभिप्रेरण कहते हैं, मोटिवेशन कहते हैं। दोस्त, कहने का मतलब यह है कि जैसे मान लीजिए कि आपकी मित्र मंडली है और आपकी मित्र मंडली के अंतर्गत 4-5 लोगों की मित्र मंडली है। उस मित्र मंडली के अंतर्गत जो है 2-3 लोगों की जॉब लग जाती है। और जब जॉब लग जाती है और आप जो है आपको और उनको जो है आप अपने बिल्कुल दिमागों में बसा रखे हैं और जब आप उनको देख रहे हैं तो आपको भी एक अंदर जो होती है, एक जुनून जाग जा रहा है कि नहीं, मुझे भी क्या करनी है, जॉब करनी है। तो कहीं ना कहीं क्या चीज है कि उनको देख करके आपको क्या मिल रही है, प्रेरणा मिल रही है कि नहीं, मुझे भी क्या करनी चाहिए, नौकरी करनी चाहिए। ठीक है। तो प्रेरणा क्या होती है, किसी कार्य को करने के लिए क्या करना, प्रेरित करना। उसी को हम क्या कहते हैं, अभिप्रेरणा कहते हैं। तो अभिप्रेरणा के अंतर्गत एक और बात चीज आती है, अभिप्रेरक। अभिप्रेरक। तो अभिप्रेरक क्या होती है, जिससे हमें प्रेरणा मिलती है, जिससे हमें प्रेरणा मिलती है। अब देखिए, जिससे हमें प्रेरणा मिलती है वह क्या होता है, अभिप्रेरक। अब अभिप्रेरक जो होती है वो वस्तु भी हो सकती है और इंसान भी हो सकता है। जैसे प्रेरणा में देखिए अभिप्रेरक क्या है, जैसे मान लीजिए कि आपके पड़ोसी में जो है एक खूब सुंदर सी मकान बन गई और आपकी मकान नहीं बनी हुई है। जब जब आप उस पड़ोसी की मकान को देख रहे हैं तो आपको भी एक प्रेरणा मिल रही है कि नहीं, मुझे भी ऐसे क्या करना है। तो जब उस कार्य को वैसे घर बनाने की प्रेरणा प्रेरक है कि मुझे भी ऐसे घर बनाने हैं, तो कहीं ना कहीं आपके अंदर प्रेरणा आएगी। और जब प्रेरणा आएगी तो भाई आप सोचेंगे वो करता क्या है या मुझे क्या करना चाहिए, कि उसकी तरफ से पैसे कमाना चाहिए। तो कहीं ना कहीं ये चीज क्या हो रही है, मोटिवेट कर रही है। तो जो चीजें हमें मोटिवेट करती है वो अभिप्रेरक होती है और जिनसे हमें सीख मिलती है उसे क्या कहते हैं, हम अभिप्रेरणा कहते हैं। ठीक है ना। तो हम कह सकते हैं कि किसी कार्य को करने के लिए क्या करना, प्रेरित करना या प्रोत्साहित करना, या क्या कर सकते हैं, प्रेरित या प्रोत्साहित करना। प्रोत्साहित करना। प्रोत्साहित करना ही क्या कहलाता है दोस्तों, अभिप्रेरणा कहलाता है। ओके। अब देखिए अभिप्रेरणा क्या होती है। तो अभिप्रेरणा जो है, हम कह सकते हैं मोटिवेशन जो है एक प्रोसेस है। क्या होती है, प्रोसेस है। और इस प्रोसेस के अंतर्गत जो होती है, हमारी जो इंटरनल एनर्जी होती है वो एक्टिव होती है। मतलब आंतरिक ऊर्जाएं जो होती हैं, आंतरिक ऊर्जाएं क्या होती है, सक्रिय होती है। तो प्रेरणा से क्या होती है, आंतरिक ऊर्जाएं जो होती है प्रेरित हो जाती है। आप देखते हैं कि जैसे बालक जो है, बालक ने सवाल लगाया, आपने उसको शाबाशी दिया, आपने उसकी वाहवाही कर दी, आपने उसको जो है प्रशंसा कर दिया। तो जब प्रशंसा कर देते हैं तो बालक को क्या होती है, उस सवाल से प्रेरणा मिल जाती है कि सर जी अब बताएंगे तो अब चीर देंगे, फाड़ देंगे, एकदम लगा देंगे, उड़ा देंगे एकदम सारा। तो इस तरह से उस सवाल के अंदर जो होती है, उस बालक के अंदर एक मेंटालिटी बन जाती है। तो कहीं ना कहीं उसे क्या मिलती है, आंतरिक ऊर्जा को जागरूक हो गई।
अब मान लीजिए फील्ड के अंतर्गत जो है, फील्ड के अंतर्गत जो है, किस फील्ड के अंतर्गत जो है एक बालक जो है दौड़ रहा है, चक्कर लगा रहा है, आर्मी की रेस पे गया है, पिताजी उसको लेके गए हैं, पिताजी बाहर कैंप पे खड़े हुए हैं, अब देख रहे हैं कि बेटा दौड़ रहा है, बेटा नजदीक पहुंचने वाला है, तथा पिताजी चिल्लाते हैं कि बेटा और तेजी से। अब बेटा के अंदर लिखा हो जाएगी, इंटरनल पावर आ जाएगी, आंतरिक ऊर्जा जो है जाग जाएगी, अब कुछ भी हो जाएगा लेकिन वो घोड़े की तरह दौड़ना शुरू कर देगा। तो एक क्या होती है, मोटिवेशन। तो मोटिवेशन से आप समझ गए होंगे कि कोई चीज हमें क्या करते हैं, प्रोत्साहित करती है, उसी को हम क्या कहते हैं, अभिप्रेरणा कहते हैं। और अभिप्रेरणा जो होती है, ठीक है, प्रेरणा जो होती है आप आंतरिक ऊर्जाएं उत्पन्न कर देती है, ठीक ना। तो अभिप्रेरक भी बता दिया हमने कि आंतरिक ऊर्जाओं को, सॉरी, जिससे हमें क्या मिलती है, प्रेरणा मिलती है, उसको हमें क्या कहते हैं, उसे हम अभिप्रेरक कहते हैं। तो अभिप्रेरणा को उत्पन्न करने वाले कारक, अभिप्रेरणा को उत्पन्न करने वाले कारक हम कह सकते हैं कि जिससे हमें प्रेरणा मिलती है, या अभिप्रेरणा को उत्पन्न करने वाले कारक। अभिप्रेरणा को उत्पन्न करने वाले कारक दोस्तों जो होते हैं वो क्या होते हैं, अभिप्रेरक होते हैं। दोस्तों देखिए, कहने का मतलब क्या होती है कि जब हमें अभिप्रेरित की जाती है तो हमारी इंटरनल एनर्जी जो होती है एक्टिव हो जाती है। जब इंटरनल एनर्जी एक्टिव हो जाती है, ठीक है ना, तो हम अपने लक्ष्य की ओर हमेशा अग्रसर बढ़ते चले जाते हैं, ठीक है। यही होती है क्या, अभिप्रेरक और अभिप्रेरणा। अब देखिए, अभिप्रेरक जो होती है वह आंतरिक और बाह्य दोनों दशा हो सकती है, ठीक ना। तो यदि अभिप्रेरक की बात कर लेंगे यहां पे, तो अभिप्रेरक जो होता है दो प्रकार से होता है। एक होती है बाह्य एक्सटर्नल और एक होती है आंतरिक। अब देखिए दोस्तों, आंतरिक एवं बाह्य अभिप्रेरक, यह आंतरिक अभिप्रेरक। अब बाह्य अभिप्रेरक का मतलब क्या होती है कि जो हमें बाहर से क्या करती है, अभिप्रेरित करती है। अब बाहर से क्या करती है, मान लीजिए कि प्रधान जी हैं, तो गांव के प्रधान जी जो है सबसे मिल रहे हैं, जुल रहे हैं, सबके साथ जो है, अब लोग जो है प्रधान जी की चर्चा जगह जगह करने लगे, आत्मसम्मान की बात करने लगे, तो प्रधान जी को और प्रशंसा मिलने लगी और जो है वो प्रेरित होने लगे कि नहीं, मुझे लोग और सेवाएं करनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं वो चीज क्या होती है, जो उनको प्रेरित कर रही है कि नहीं, लोगों से और मिलिए जुलिए, लोगों की और सेवाएं कीजिए, वो क्या है, बाह्य है। दूसरी क्या होगी, आंतरिक क्या होती है कि जैसे आपको लग गई भूख, अब भूख लग गई तो आपको बार बार प्रेरित कर रही है कि नहीं, मुझे क्या चाहिए, मुझे पेट को सांत्वना देनी है। तो भूख क्या हो गई, आंतरिक हो गई, ठीक है। भूख हो गया, प्यार हो गया, दुलार हो गया, ठीक ना, प्यार हो गया, दुलार हो गया, सेक्स हो गया, ये सारी चीजें क्या होंगी, आपकी आंतरिक अभिप्रेरक होंगी। तो बाह्य में हम कह सकते हैं, बाह्य प्रेरक जो हमें बाहरी रूप से प्रेरित करते हैं, तो हम कह सकते हैं कि इसके अंतर्गत जो है आत्मसम्मान है, आत्मसम्मान कह सकते हैं, उसके बाद सामाजिक प्रतिष्ठा कह सकते हैं, सामाजिक प्रतिष्ठा कह सकते हैं, एवं विशेष उपलब्धि एवं विशेष उपलब्धि जो है प्राप्त करना, ठीक है ना, विशेष उपलब्धि जो होती है दोस्तों, विशेष उपलब्धि, आत्मसम्मान, सामाजिक प्रतिष्ठा एवं विशेष उपलब्धि प्राप्त करने की इच्छा। ये जितनी भी चीजें होती है क्या होती है, बाह्य उत्प्रेरक होती है।
आत्मसम्मान की बात हो गई, सामाजिक प्रतिष्ठा, समाज में इज्जत मिल रही है, ठीक है ना। आपकी जॉब लग गई, चार लोग, मोहल्ले के चार लोग आते हैं आपके दरवाजे पर, बैठते हैं, चाय पीते हैं और जो है आपकी बात विचार करते हैं, तो कहीं ना कहीं ये चीज देखिएगा होता है कि ये सारी चीजें जो होती हैं आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा को बढ़ा रही है। और विशेष उपलब्धि प्राप्त करने की इच्छा, विशेष उपलब्धि करने की प्राप्त इच्छा का मतलब क्या है कि आप चाहते हैं कि मेरे गांव में नाम हो, मैं एक विशेष स्थान पे हो जाऊं, मैं एक क्या बनूं, जैसे आप प्रधान बनना चाहते हैं, बीडीसी बनना चाहते हैं, जिला पंचायत बनना चाहते हैं, या एक अच्छा जो आपके अंदर काबिलियत है, तो मान लीजिए कि आपका बेटा जो है या जो कुछ भी है, मतलब जो एक लक्ष्य को प्राप्त करना चाहता है, तो आप कह सकते हैं कि ये क्या होते हैं, हमारे बाह्य अभिप्रेरक होते हैं, जो हमें क्या करते हैं, प्रेरित करते हैं, ठीक है ना। उसके बाद आंतरिक अभिप्रेरक क्या होती है, जो हमें आंतरिक रूप से प्रेरित करती है कि हमें इन चीजों की जरूरत होती है। तो इसमें कह सकते हैं आत्मरक्षा, आत्मरक्षा कह सकते हैं, भूख है, प्यास है, प्यार है, काम है आदि। ये जो होती है दोस्तों आपकी आंतरिक अभिप्रेरणा होती है, जिससे आपको बार बार क्या करती है, प्रेरित करती है। और जब आपके अंतर्गत जो होती है ये सारी चीजें जो जग जाती हैं, ठीक ना, तो कहीं ना कहीं एक दूसरे को क्या करते हैं आप। अब देखते हैं दोस्तों कि अभिप्रेरणा में, ठीक ना, अभिप्रेरणा की संकल्पना क्या है। अभिप्रेरणा की संकल्पना कंसेप्ट ऑफ मोटिवेशन। देखिए दोस्तों, अभिप्रेरणा से क्या होती है, अभिप्रेरणा की विशेषता यही होती है कि अभिप्रेरणा हमें क्या करती है, लक्ष्य की ओर हमेशा ले जाने का कार्य करती है। हम कह सकते हैं पहला कि अभिप्रेरणा सदैव लक्ष्य की ओर ले जाती है, ठीक है। अभिप्रेरणा जो होती है हमेशा हमको कहां ले जाती है, लक्ष्य की ओर ले जाती है। अब ये भी कह सकते हैं कि अभिप्रेरणा की कमी से, अभिप्रेरणा की कमी से हमें ढीलापन एवं शिथिलता महसूस होती है। अब देखिए शिथिलता कैसे महसूस होगी, मान लीजिए लगन का सीजन चल रहा है और आपके अंदर जो है कोई अभिप्रेरणा है ही नहीं है कि अभी मतलब आपको शादी करनी है, और शादी के लिए क्या चाहिए, पैसा चाहिए। तो पैसा चाहिए तो दोस्तों आपको पैसा, शादी तक पहुंचना तो क्या चाहिए, पैसा चाहिए। तो आपके अंतर्गत जो है यदि अभिप्रेरणा हो ही नहीं रही है कि दोस्त आप पैसे कमाओ, अपने खुद का बैंक बैलेंस करो, तब शादियां होगी। तो यदि बैंक बैलेंस वाली सिस्टम आपके लाइफ में है ही नहीं, इसका मतलब वो चीज आपको प्रेरित नहीं करनी है कि आपको शादी कभी करना है। तो कहीं ना कहीं कह रहा है कि अभिप्रेरणा की कमी से, जब हमारे अंदर अभिप्रेरणा नहीं रहेगी, जब हमारे अंदर अभिप्रेरणा कमी हो जाएगी, तो हम अपने आप को ढीलापन महसूस कर देंगे, साथ ही साथ क्या हो जाएगी, शिथिलता हो जाएगी। ठीक, जैसे मैं कह दूं कि अभिप्रेरणा जो है बालक को मिल नहीं रही है कि यदि आप जो है इस सवाल को बता देंगे, इस सवाल को हल कर देंगे, तो आपको टॉफी दी जाएगी, आपको पैसे दिए जाएंगे, आपको पुरस्कार दिए जाएंगे। जैसे आप कह दिया जाए कि बालक के अंदर पढ़ाई के क्षेत्र को लेकर के, यदि बालक जो है 10वीं में 12वीं करता है और 12वीं के बाद उसका कोई टारगेट ना हो, कोई लक्ष्य ना हो, तो बालक क्या हो, मतलब नंबर का कोई लक्ष्य ना हो कि हमें एक फर्स्ट डिवीजन लाना है। तो फर्स्ट डिवीजन लाना है, तो ये फर्स्ट डिवीजन जो है यहाँ पे अभिप्रेरक का काम कर रहा है कि मुझे फर्स्ट डिवीजन नहीं लाऊंगा तो मुझे गांव में या मुझे दोस्त जो है मुझे क्या करेंगे, बेइज्जत करेंगे। तो कहीं ना कहीं वो चीजें जो है उसको क्या करें, प्रेरित कर रही है। और दूसरी चीज क्या है कि मैं अच्छे अंकों से पास हो जाऊंगा और मुझे जॉब करनी है, तो जॉब
जो होती है, यदि जॉब वाली लक्ष्य ना होगी उस बालक के अंदर और नंबर पाने की लक्ष्य ना होगी तो बालक जो होगी क्या हो जाएगा, ढीठेपन और शिथिलता होगा। चलो जो नंबर आएगा देखा जाएगा, क्या मतलब है, पढ़ करके क्या करेंगे, ये सारी चीजें जो है उस बालक के अंतर्गत दिखाई देने लगेगी। ठीक है ना। तो हमारे अंतर्गत जो होती है, कुछ ऐसे भी होते हैं अभिप्रेरणा जो होती है, जब आपके अंदर ज्यादा से ज्यादा अभिप्रेरणाएं हो जाएगी तो आपको लक्ष्य से भटका भी सकती है। इसीलिए टारगेट होना चाहिए कि हमें जो भी लक्ष्य ले रहे हैं, जो भी हमारे अंदर अभिप्रेरणा होनी चाहिए, वह अभिप्रेरणा क्या होनी चाहिए, एक लिमिटेड होनी चाहिए, बैलेंस्ड होनी चाहिए। ठीक है ना। ये नहीं कि ओवर कॉन्फिडेंस आ गए तभी समस्या है। तो अभिप्रेरणा हमेशा क्या होनी चाहिए, एक संतुलित होनी चाहिए। अब यदि क्या होता है कि कुछ बाह्य उद्दीपक होते हैं, ठीक है ना, बाह्य उद्दीपन, तो इसे हम कह सकते हैं कि बाह्य उद्दीपन जो होते हैं, बाह्य उद्दीपन, ठीक है ना। तो बाह्य उद्दीपन के कारण क्या होती है दोस्तों कि जैसे बाह्य उद्दीपन के अंतर्गत यदि बात कर लेंगे हम, तो जैसे आप कह सकते हैं कि पैसा है, ठीक है, जैसे आपका क्या हो गया, पैसा हो गया, अच्छे अंक हो गए, पैसा हो गया, अच्छे अंक हो गए, अच्छा व्यवहार हो गया, ये सभी चीजें जो है आपको क्या करती है, बार बार मोटिवेट करेंगी। ठीक है ना, कि पैसा, अच्छे अंक और अच्छा व्यवहार, ये आपको हमेशा जो होगी बार बार क्या करती है, प्रेरित करती है। ठीक ना, जो आपको प्रेरित करती है इसलिए कि वह आपको उद्देश्य पूर्ण तक पहुंचाने का कार्य करती है, उद्देश्य तक क्या करती है, पहुंचाने का कार्य कर सकती है। ठीक है ना। अब देखिए अभिप्रेरणा जो होती है हमें दो तरीके से मिलेगी, अभिप्रेरणा जो है दो तरीके से, अभिप्रेरणा दो तरीके से मिल सकती, उत्पन्न होती है। एक तो होती है स्वाभाविक, स्वाभाविक प्रेरणा होती है, और एक होती है बाह्य, स्वाभाविक प्रेरणा और बाह्य प्रेरणा। दो तरीके से जो है आपकी प्रेरणा को देख सकते हैं। ठीक है। अब स्वाभाविक प्रेरणा और बाह्य प्रेरणा, तो ये स्वाभाविक मतलब क्या होती है, जो प्रेरणा अपने आप उत्पन्न होती है, जो प्रेरणा क्या होती है, अपने आप उत्पन्न होती है, उसको हम स्वाभाविक प्रेरणा कहते हैं। इससे क्या होती है, प्रसन्नता पर निर्भर करती है। जैसे आपने किसी महिला, कोई महिला जो है बस के अंदर जा रही है, हाथों में एक छोटा सा बच्चा ली हुई है, एक बैग ले रखी है, और आपने क्या किया कि उस महिला की बैग को पकड़ करके उस बस के अंदर बिठा दिया, या हाथों से बच्चों को ले लिए कि थोड़ा सा उसको रिलैक्स मिल जाए। तो अब वो महिला जो होगी प्रसन्न हो जाएगी, और महिला जब प्रसन्न होगी तो आपकी जो होगी आपका धन्यवाद करेगी, आपको उससे प्रसन्नता मिलेगी। तो आपकी प्रसन्नता जब मिलेगी तो यही कार्य जो है आगे आप करेंगे, तो कहीं ना कहीं वो चीज क्या होगी, स्वाभाविक। ठीक है। तो ये जो स्वाभाविक होती है, जो आंतरिक अपने आप उत्पन्न होती है, उसको स्वाभाविक प्रेरणा, और हम बाह्य प्रेरणा क्या कहते हैं, तो बाह्य प्रेरणा जिससे हमें बाहरी रूप से मिलता है, पैसा है, अच्छे काम है, अच्छे अंक हो गए, ठीक है ना, पुरस्कार हो गया, वेतन हो गया। ठीक है। तो हम कह सकते हैं इसमें रुपया हो गया, पुरस्कार हो गया, वेतन हो गया, प्राप्तांक हो गया, ये बाह्य प्रेरणा होती है। ठीक है ना, ये आंतरिक प्रेरणा नहीं होती बल्कि बाह्य प्रेरणा होती है। और स्वाभाविक प्रेरणा में आ जाएगा आपका प्रेम है, दुलार है, अच्छा व्यवहार है, ये जब आएंगे तो स्वाभाविक प्रेरणा के अंतर्गत आते हैं। अब देखिए जब हम मेहनत करते हैं, जब हम बार बार पढ़ाई कर रहे हैं, और जब बार बार पढ़ाई कर रहे हैं, जैसे मैं आपको यूट्यूब पे पढ़ाता हूं, और पढ़ाते वक्त ठीक ना एक अच्छा इसका रिजल्ट आएगा, तो जब अच्छा रिजल्ट आएगा तो हमें क्या मिलेगी, आंतरिक प्रसन्नता मिलेगी।
तो जब आंतरिक प्रसन्नता मिलेगी, इसी को तो हम क्या कहेंगे, आंतरिक प्रेरणा कहेंगे। कि नहीं भाई चलिए, बच्चे जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, हमें बढ़ावा दे रहे हैं। तो जब मुझे बढ़ावा दे रहे हैं तो मेरे अंदर भी क्या होगी कि नहीं, मेरे अंदर भी एक इंटरनल एनर्जी की जो होगी जागरूक हो जाएगी, वो जो है जगेगी, और मुझे भी बार बार प्रेरित करेगी, नहीं बच्चों के साथ क्या करना है, पढ़ाना है। तो बच्चों को पढ़ाना है तो कहीं ना कहीं ये क्या करेगी, एक आंतरिक। तो आप कह सकते हैं कि यदि आप मेहनत कर रहे हैं और अच्छे श्रेणी का अंक आता है, तो बालक के अंतर्गत जो है कौन सी प्रेरणा मिल रही है, तो इसको मिल रही है आंतरिक प्रेरणा, जिससे बालक जो है बार बार उस कार्य को कर रहा है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, कहने का मतलब ये था कि जो आवश्यकताएं होती हैं वो अप्रेरणाओं को क्या कर सकती है, आवश्यकताएं जो होती है अप्रेरणा को जागरूक कर सकती है। ठीक है ना। तो मूल प्रेरक की बात कर लेंगे तो भूख और प्यास, भूख और प्यास जो है बहुत जरूरी चीज। मूल प्रेरक, यदि हम बात कर ले कि अल्पप्रेरणा को क्रमबद्ध कर दूं, तो अब क्रमबद्ध करने का मतलब ये होगा कि कुछ अल्पप्रेरणा जो होगी, जो हमारी मूल होगी, जैसे भूख और प्यास। यदि भूख और प्यास को हम यदि पहले संतुष्ट कर लेते हैं, तो बाकी किसी भी कार्य को कर सकते हैं। क्योंकि इंसान को भूख जो होती है इंसान को नंगा गिरा सकती है, किसी भी हद तक गिरा सकती है। ठीक है, भूख और प्यास। तो सबसे पहले जरूरी चीज होती है कि हम अपनी संतुष्टि जो करें, क्या करें, भूख और प्यास की कर लें। बाकी जो भी संतुष्टियां होंगी वो चीज हम कर लेंगे, क्योंकि जब हम जीवित ही नहीं रहेंगे तो किसी कार्य को करके क्या कर सकते हैं, और जीवित रहे तो कार्य को कैसे करेंगे और उसे देखेंगे कैसे। तो ये जो होती है आपकी आंतरिक, और हमने बाह्य प्रेरणा को भी क्या कर लिया, देख लिया। अब दोस्तों हम पढ़ते हैं आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत। आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत, आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत। ठीक, आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत क्या कहता है, ये सिद्धांत के प्रतिपादक की बात कर लेंगे। तो प्रतिपादक जो है दोस्तों, ये है मैस्लो। मैस्लो ने बताया कि जैसे जैसे इंसान समाज में आगे की ओर बढ़ता जाता है, उसकी आवश्यकताएं जो होती हैं बढ़ती जाती है, और इसी को कहा गया है आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत। आइए देखते हैं आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत होता क्या है। देखिए, सबसे पहले बात यदि कर लेते हैं आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत के अंतर्गत, तो ये होगी शारीरिक अवस्थाएं। शारीरिक आवश्यकता। अब देखिए दोस्तों, शारीरिक अवस्था सबसे पहले इंसान की जो मूल अवस्था होती है, जब इंसान बढ़ना शुरू करेगा तो सबसे बड़ी चीज होती क्या है, जैसे जन्म लेता है तो इंसान की अवस्था में क्या परिवर्तन देखने को मिलते हैं, उसे क्या आवश्यकताएं होती है। तो सबसे आवश्यकता चीज है भूख, पहले नंबर पर उसे भूख चाहिए, फिर उसे क्या लगेगी, प्यास, और फिर जो है वह सेक्स पे जाएगा। ठीक, इंसान की सबसे पहली पीढ़ी जो होती है वह क्या होती है, भूख है, प्यास है, सेक्स है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण इंसान की एक जीवन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है, जिसे मैस्लो हमने बता दिया कि शारीरिक आवश्यकताएं जो आती है वो भूख, प्यास और सेक्स के अंतर्गत आती है। ठीक है, दूसरी बात होगी कि जब वह आगे और बढ़ेगा और उसकी अवस्थाएं बढ़ जाएगी, तो इसमें आएगा रक्षा की आवश्यकता एवं सुरक्षा। रक्षा की आवश्यकता एवं सुरक्षा। मैस्लो साहब का ये कहना है कि जब उसकी ये आवश्यकताएं भूख, प्यास, सेक्स आदि सब जो होंगी, उसकी आवश्यकताएं पूरी हो जाएगी, शारीरिक जो चीजें हैं उसकी पूरी हो जाएंगी, तब उसके अंदर एक और भावना जागती है, और उसकी होती है कि रक्षा की आवश्यकता होती है। अपने आप की सुरक्षा के बारे में सोचने लगता है कि मेरी सिक्योरिटी कैसी होगी, मैं कैसे जो है इस समाज में रह पाऊंगा। ठीक है ना।
उसके बाद जैसे ही जाएगा तो उसकी सामाजिक आवश्यकताएं चाहिए, सामाजिक आवश्यकता। अब सामाजिक आवश्यकता क्या क्या है दोस्तों? तो सामाजिक आवश्यकता में क्या है कि एक दूसरे से जुड़ने की भावना, एक दूसरे से क्या होगी? जुड़ने की भावना होगी। फिर क्या होगा? प्यार, स्नेह। वह इंसान चाहेगा कि मैं सामाजिक आवश्यकता उसकी बढ़ जाएगी। पहले आत्मरक्षा हो गया, जब अपने आप को, जैसे मान लीजिए छोटा सा बालक है, छोटा बालक किसी को पहचानता नहीं है, मैं घर से लेता हूँ तो घर की आवश्यकताओं पे लेता हूँ, तो सिर्फ छोटा बालक पहचानता नहीं है तो सबसे बड़ी चीज क्या होगी? उसको भूख और प्यास चाहिए। उसको बाकी दुनिया से इधर से उधर हो जाए, बाकी घर वाले मर जाएं, उससे मतलब नहीं है। उसको सबसे बड़ी चीज क्या होती है कि मुझे पहले भूख और प्यास चाहिए। जैसे वो बड़ा होता है अपनी आवश्यकताओं के लिए होता है, फिर अपनी रक्षा करने लगता है, ठीक है ना। किसी चीज को देखेगा छिप जाएगा, तो छिप जाएगा माँ के पीछे, माँ के पल्लुओं में छिप जाएगा। तो मतलब वो नहीं सोचता है कि मेरी माँ का क्या होगा, मेरी माँ का क्या होगा, पहले मैं छिपूंगा। उसके बाद जैसे ही बड़ा होता है तो समाज में आता है, समाज में आता है तो फिर उसको क्या आवश्यकता हो जाएगी? प्यार और स्नेह की। वह चाहेगा कि लोग मुझे क्या करें? इज्जत करें, समाज में मुझे क्या करे? इज्जत करे, और मैं एक दूसरे से क्या हूं? इंटरकनेक्ट हो जाऊं, हमेशा आंतरिक साथ से क्या करता रहूं? जुड़ा रहूं, ठीक है। तो सामाजिक आवश्यकताएं देख लिए। उसके बाद जो आती है, ठीक है ना, सम्मान की आवश्यकता, सम्मान की आवश्यकता। और सम्मान की आवश्यकता में क्या होगी? आत्मसम्मान। ये बहुत जरूरी चीज है, ठीक है ना। आत्मसम्मान, वह चाहेगा कि भाई मेरी भी आत्मसम्मान है, कोई रे कह करके ना बोले, कोई मुझसे जो है बैड बिहेव ना करे, मेरी भी इज्जत है। तो आत्मसम्मान की भावना के कारण जो होगा वह बालक जो है या इंसान जो है जुड़ने की कोशिश करता है। और क्या करेगा? इसमें आत्मसम्मान तो होगी, उसके बाद क्या होगी? पहचान। अब 10 लोग होंगे, जैसे लड़कियां 10 लोग ग्रुप में है, अब पहचान एक दूसरे से बनी हुई है, अब वहीं पे जाके बोल देंगे काले फुहरी। अब फुहरी कह देंगे तो वो बिगड़ जाएगा, भाई मेरी भी इज्जत है, ऐसा कैसे बोल दी, क्या हो गया? ये सारी चीजें तो सम्मान की आवश्यकता पड़ जाती है। उसमें क्या होती है? सबसे बड़ी चीज आ जाती है आत्मसम्मान की, आत्मसम्मान एवं पहचान की आवश्यकता पड़ जाती है, ठीक है ना। उसके बाद जो होती है अपनी आत्मसिद्धि हो जाती है, आत्मसिद्धि। तो देखिए दोस्तों, कहने का मतलब कितने स्टेज आ गए? 1 2 3 4 5। तो मैस्लो साहब के अनुसार जो है 5 स्टेज उन्होंने बता दिया। कैसे कैसे बताया? देखिए, यदि सबसे लास्ट वाला जो है आत्मसिद्धि है, और सबसे पहले क्या है? भूख, प्यास और सेक्स की आवश्यकता होती है। ये मैस्लो साहब के अनुसार जो है आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत दिया गया है, जो आप जो है बिल्कुल सही तरीके से समझ पाए होंगे। उसके बाद देखेंगे हम दोस्तों, ठीक है, पहले तो इसको इरेज कर लेते हैं। अब देखते हैं दोस्तों, प्रेरणा देने वाले घटक। प्रेरणा देने वाले घटक क्या क्या हो सकते हैं, ठीक है, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो ये हो सकता है उत्तेजना, उत्तेजना हो सकती है, ठीक है। दूसरा आप कह सकते हैं कि आकांक्षा हो सकती है, आकांक्षा है। तीसरा आप कह सकते हैं प्रोत्साहन हो सकता है, प्रोत्साहन। और चौथा हम कह सकते हैं दंड, ठीक है। ये प्रेरणा देने वाले घटक होते हैं। अब जो होता है जैसे दंड, दंड में क्या है? प्रेरणा। जैसे दंड देने के कारण जो होता है लोग जो होते हैं डरे रहते हैं कि हमें दंड नहीं लेना है, तो दंड नहीं लेंगे। जैसे मान लीजिए कि कोरोना काल चल रहा था, तो सिपाही जो है लोगों को एकदम सैनिटाइजर लगा करके एकदम पीट रही थी, सटासट मार रही थी। लोगों के अंदर क्या था? डर था कि हम बाहर जैसे ही निकलेंगे और पुलिस से मुलाकात हो गई तो अच्छी तरीके से पीटेगी मुझे। तो दंड में क्या होती है? प्रेरणा देने वाले घटक के अंदर आती है। यदि एक टीचर एक बालक को पता चल जाएगा कि मास्टर साहब हमको नहीं मारेंगे, इसके अंदर से उसको भय खत्म हो जाती है।
लेकिन जैसे उसको पता चलता है कि पीटेंगे अगले दिन मुर्गा भी बना सकते हैं, इसका मतलब क्या होता है दंड, दंड भी क्या होती है एक प्रेरणा देने योग्य होती है। प्रोत्साहन, प्रोत्साहन से भी क्या होती है प्रेरणा का कारक करती है। प्रोत्साहन, यदि किसी बालक को आप बार बार जो है प्रोत्साहित कर रहे हैं, ठीक है ना, क्लास में फर्स्ट ला रहा है जो है तो उसको अवार्ड दिया जा रहा है, जो है तालियां बजवा रहे हैं, ठीक है, कोई जरूरी नहीं है कि प्रोत्साहन जो है आप अवार्ड पुरस्कार देकर के ही कर सकते हैं, पैसा रुपये देकर के ही कर सकते हैं, उस बालक के ऊपर जो है तालियां बजवा करके भी कर सकते हैं। अब बालक के ऊपर कहने का मतलब ये नहीं है कि थपड़ी बजा करके उसको पीठ लाल कर दीजिए या गाल लाल कर दीजिए, इससे तात्पर्य मेरा नहीं है। मेरे कहने का मतलब है प्रोत्साहन दे करके आप जो है उसको खड़ा करा कर क्लास में जो है बच्चों से तालियां बजवा करके जो है उसको प्रोत्साहित कर सकते हैं, ये भी प्रेरणा मिलती है। आकांक्षा, इच्छा भी आती है उस बालक के अंतर्गत, ठीक है ना, तो इच्छा के माध्यम से भी जो होती है, ठीक है ना, आप उसको क्या कर सकते हैं प्रोत्साहित कर सकते हैं, प्रेरणा दे सकते हैं। अब यदि हम बात कर लेंगे कि सीखने में प्रेरणा का स्थान क्या होता है, सीखने में प्रेरणा का स्थान, सीखने में प्रेरणा का स्थान, यदि एक बालक किसी कार्य को सीख रहा है तो उसमें प्रेरणा का क्या स्थान होता है, ठीक है ना, तो इसमें कई होते हैं कि चरित्र निर्माण में सहायता करता है, चरित्र निर्माण में सहायता करना, दूसरा का है बाल केंद्रित में सहायता करना, तीसरा आप कह सकते हैं कि बाल केंद्रित तो हो गया, चरित्र निर्माण में सहायता करता है, बाल केंद्रित में भी सहायता कर सकता है, ठीक है, और उसके बाद हम कह सकते हैं कि ये जो होता है बाल व्यवहार में परिवर्तन करता है, बाल व्यवहार में परिवर्तन करता है, सहायता करता है, ठीक है ना, बाल व्यवहार में परिवर्तन भी कर देगा, सहायता कर देगा, ठीक है ना। उसके बाद कह सकते हैं चौथा मानसिक विकास, पांचवा कह सकते हैं रुचि विकास, और छठवां कह सकते हैं आप अनुशासन का विकास। ये सारी चीजें जो होती है दोस्तों देखने को मिलती है एक बालक के अंतर्गत, ना, यदि मान लीजिए कोई टीचर जो होता है, शिक्षक जो होता है, यदि किसी बालक को उत्तम, है ना, उत्तम आदर्श प्राप्त करने के लिए, मान लीजिए कोई टीचर है, बालक को कह रहा है बाबू ऐसा नहीं ऐसे व्यवहार करना चाहिए, आपको ऐसे नहीं बैठना, ऐसे कपड़े नहीं पहनने चाहिए, तो कहीं ना कहीं उसके चरित्र का निर्माण में सहायता कर रहा है। बाल केंद्रित, यदि बालक की बातों को सुनकर के शिक्षक जो है उसके अनुरूप जो है पढ़ा रहा है या जो है किसी कार्य को कर रहा है, तो कहीं ना कहीं बाल केंद्रित में सहायता कर रहा है। बाल व्यवहार में परिवर्तन, उसका मानसिक विकास भी होगा, यदि बालक जो है हर तरीके से सुदृढ़ हो जाएगा, हर तरीके से सही हो जाएगा, तो कहीं ना कहीं उसका मानसिक भी क्या होगा डेवलपमेंट हो जाएगा। उसके बाद रुचि, किसी कार्य को जब हम हर काम को सही तरीके से करना शुरू कर देंगे, किसी कार्य में हम मन लगाना शुरू कर देंगे, जो हमें आकर्षित करने लगे किसी चीज को, तो रुचि ले लेंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए रुचि लेने का मतलब क्या होता है कि मान लीजिए कहीं जा रहे हैं आप, मेला मार्केट में जा रहे हैं, और क्या हो गई किसी सुंदर युवती दिख गई आपको, आप जो है उसके ऊपर फिदा हो चुके हैं, अब फिदा हो चुके हैं तो आप उसके अंदर इंटरेस्ट लेना शुरू कर देंगे। अब जो जो बातें कहे वो भी क्या करते हैं करना शुरू कर देते हैं, अगले दिन से रिचार्ज भी करना शुरू कर देंगे, तो कहीं ना कहीं आप उसके अंदर क्या ले लिए, रुचि ले लिए। अनुशासन का विकास जो होती है, तो ये सारी चीजें जो होती हैं एक सीखने की प्रेरणा में क्या करती है, स्थान दिलाने का कार्य करती है, ठीक है। अब एक और चीज हम देख लेते हैं बस कि प्रेरक दो होंगे, एक सकारात्मक होता है दोस्तों, सकारात्मक, और एक होता है नकारात्मक। तो सकारात्मक में और नकारात्मक क्या होगा, जब अपने मन से किए गए कार्य का फल जो होगा पॉजिटिव होगा, सकारात्मक। दूसरे के कहने पे आप काम कर रहे हैं, आपका रुचि उसके अंतर्गत नहीं है, और उसका रिजल्ट जो कुछ भी निकल रहा हो, इसका मतलब क्या है, नकारात्मक कर रहा, ठीक है। नकारात्मक रिजल्ट बोलेंगे तो नकारात्मक प्रेरणा और सकारात्मक प्रेरणा। तो ये थी दोस्तों जो आज हम लोगों ने पढ़ा, अभिप्रेरणा एवं अधिगम पढ़ा, और
प्रेरणा एवं अधिगम के अंतर्गत हमने देखा कि अब प्रेरणा क्या होती है। ठीक है, मैं आशा करता हूँ कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखें। वीडियो को देखने के लिए दिल से धन्यवाद।